पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सहायक संधि के क्या क्या गुण थे, अवगुण थे। आज हम पढ़ेंगे क्या थी सहायक संधि। आज हम पढ़ेंगे कि किन किन राज्यों ने इसको स्वीकारा। उसमें पहला जो नंबर था वो था हैदराबाद का। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, पहले तो ये अंग्रेजों का मित्र था, लेकिन 1795 के बाद, खुर्दा के युद्ध के बाद उसका विश्वास उठ गया था। लेकिन टीपू का भय उसको सता रहा था। टीपू के भय प्लस जो है एक मंत्री जो है अंग्रेजों ने मिला लिया था निजाम का, मीर आलम। उस सारे से परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो है हैदराबाद का निजाम जो है मजबूरी में जो है उसको 1798 में जो उसको स्वीकार करना पड़ा सहायक संधि को। तो ये पहला राज्य था। उसके सामने कुछ शर्तें रखी गई थी, शर्तें वही होंगी, उसी प्रकार की शर्तें क्या थी फिर भी हम पढ़ लेते हैं। राज्य थोड़ा बड़ा था तो 6 बटालियन यहाँ सेना की रखी गई थी। 24 लाख रुपए जो है वो नवाब निजाम जो है 24 लाख देगा, उसके बदले में रख रखाव के लिए सहमत हो गया। फ्रांसीसियों से संबंध विच्छेद कर लेगा, भविष्य में भी कोई संबंध नहीं बनाएगा, ये भी तय हो गया। शर्त थी मराठों और टीपू से कोई भी संघर्ष होगा तो उसमें आश्वासन दिया अंग्रेज सहायता करेंगे। और निजाम ने किसी भी अन्य जो विदेशी शक्ति से संबंध न बनाने के बारे में भी बात स्वीकार कर ली कि वो किसी भी विदेशी शक्ति से संबंध नहीं बनाएगा। दूसरा राज्य था ये आपका अवध। दूसरा राज्य है अवध, ये भी आपको करना है। इससे पहले हम आपको अगर एक बात करें आपसे, मुगल साम्राज्य, तीसरा मैप तो हमने करवा दिया था औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य है। फिर आएगा 1856 तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, जो आपका चौथा मैप है। ये उसके ही केंद्र हम पढ़ रहे हैं अभी। एक प्रकार से देखेंगे तो हैदराबाद भी शामिल हो गया था आपका। अब हम अवध पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम मैसूर पढ़ेंगे, फिर मराठा संघ पढ़ेंगे। जो क्षेत्र इस संधि के तहत, बल्कि अगला एक हम चैप्टर पढ़ेंगे लैप्स नीति का, तो उन दोनों संधियों के तहत, नीतियों के तहत जो भी क्षेत्र आए वो आएंगे आपके 1856 तक। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जो हुआ वो आप मैप भी भर सकते हैं। इन स्थानों का आप थोड़ा ध्यान दे लें, टिप्पणी में भी काम आ सकते हैं ये आपके। अवध वैसे तो हमेशा से ही जो है मित्र रहा था अंग्रेजों का, फिर भी अंग्रेजों ने ये संधि उसके ऊपर थोप दी। तो उसने कहा कि नया जो समझौता है, मैं तो पहले से ही आपका मित्र हूं, नए समझौता की जरूरत क्या है। लेकिन अंग्रेज नहीं माने और दबाव डाला। दबाव डालने पर आखिर में 1801 में इसने भी इसको स्वीकार कर लिया। और नगद देने के बजाय इसने रोहेलखंड और गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वो इसको दे दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बाद में इलाहाबाद का दुर्ग भी उससे ले लिया था सैन्य व्यवस्था के लिए। तो अंग्रेजों ने ये एक बड़ा अत्याचार जो है इतने बड़े मित्र पर किया था, मतलब उसके भी नहीं रहे जिसने इनका हमेशा साथ दिया, इसको भी नहीं इन्होंने छोड़ा। मैसूर की अगर हम बात करें, मैसूर के बारे में हम पढ़ा है। टीपू सुल्तान, इस समय में टीपू सुल्तान था बेलजली के समय में, तो उसने मना कर दिया था। मना करने पर जो है ना वीर गति को वो प्राप्त हुआ था लड़ते लड़ते जो चौथे मैसूर युद्ध में। अब ये भी हम पढ़ आए थे, वाडियार वंश का जो है शासक, वहां पर नाबालिग शासक, उसने जो है स्वीकार कर ली थी संधि। फिर आता आपका मराठा संघ, चौथा था मराठा संघ जिसने स्वीकार की। बड़ा जो एक पार्ट था मराठा संघ की अगर हम बात करें तो 5 समूह थे। 5 समूहों को कमजोर करके एक ये नीति अपनाई गई और मनवाया गया। तो इसमें 1802 में पेशवा भोंसले, 2 नंबर पे भी, 2 अंक में भी आ सकता है कि भोंसले ने कब स्वीकार की, पेशवा ने कब स्वीकार की, सहायक संधि लेकर कौन आया था। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान से दे लें। गायकवाड़ आपके 1804 में, और फिर होलकर 5 में, होलकर 1805 में। ये आप सन ध्यान कर लें किस किस ने
पांचवा जो फिर आता है आपका कर्नाटक। हालांकि ये क्षेत्र छोटे थे, तंजौर, सूरत, लेकिन इस सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने धमकी देकर इनको भी स्वीकार करवाया गया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। तो ये हमने अभी पढ़ा कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये नीति लागू की गई थी। तो इस तरह से सहायक संधि का चैप्टर वैसे तो पूरा हो जाता है। कुल मिलाकर अंग्रेजों के लिए तो ये नीति वरदान थी और भारतीयों के लिए अभिशाप, क्योंकि भारतीयों को तो इस नीति से कुछ मिला ही नहीं सिवाय भविष्य के दुखों के। तो एक वेल्जली का एक कारगर अध्याय था अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तार करने में। तो निस्संदेह उसकी कूटनीतिक सोच का एक सफल परिणाम था। कुल मिलाकर हम ये निष्कर्ष है। आप निष्कर्ष को थोड़ा और बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए, थोड़ा सा आप खुद देखेंगे। अब मैं आपको भी थोड़ा सा काम दे रहा हूं। देखो, जो अगर पूछ लेता है कि वेल्जली का जो रोल पूछ लेता है, हालांकि संभावना बहुत कम है लेकिन फिर भी पूछ लेता है, तो एक तो सहायक संधि आप गिनाएंगे इसमें। तो उसमें आप चौथा मैसूर युद्ध को भी थोड़ा अलग से हमने जो पढ़ लिया है, उसे काल में हुआ था, उसकी घटनाएं इस किताब में भी दी हुई हैं। तो आप इसको थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। उसके बाद इसके काल में जो मुख्य घटना घटी वो दूसरी घटना थी। एक घटना ये हो गई। दूसरी है आपकी द्वितीय आंग्ल या अंग्रेज मराठा जो युद्ध हुआ। पहला युद्ध तो 1775 से 82 के बीच में हुआ था। और दूसरा जो युद्ध हुआ ये, इसमें अलग अलग जो शक्तियां थी, पेशवा के साथ, सिंधिया के साथ, भोसले के साथ संघर्ष होता है सबके साथ, और सब अलग अलग नीतियां अपनी अपनाते हैं। पेशवा, सिंधिया, भोसले, और आखिर में होलकर से संघर्ष होता है, जिसके हमने भी पढ़ा था कि फिर उन लोगों ने अलग अलग समय में इस संधि को मान लिया था। तो वो संघर्ष के बाद ही माना था, ऐसे नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि कठोर जो उसको नीति इनके बारे में अपनानी पड़ी थी। तो ये आप स्वयं पढ़ेंगे। फिर जो कुशासन या अन्य ढंग के जो आरोप लगाकर, कुशासन या अन्य जो आरोप लगाकर जो विस्तार किया, उसमें अगर हम बात करेंगे तो आपका कर्नाटक आएगा, तंजौर आएगा, और सूरत आएगा, और फर्रुखाबाद आएगा। सूरत का राज्य भी कंपनी के संरक्षण में था। 1799 में यहाँ के नवाब की मृत्यु हो गई थी, तो हिस्सा बनाना चाहा। नए नवाब के सामने पेंशन का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे न राज्य दिया था न पेंशन। तो इसमें खूब जो है वेल्जली की निंदा हुई। महाभियोग भी चला इंग्लैंड में, उसके ऊपर तैयारियां की गई थी। तो इतना गलत कदम उसने उठाया। फर्रुखाबाद के नवाब की भी मृत्यु हो गई थी। नया नवाब जो था वो अल्पायु था यहाँ भी, तो वह स्वयं उसका संरक्षक बन गया। उसका राज्य कंपनी के राज्य में मिलाकर पेंशन दे दी। वही चिर परिचित अंदाज जो है उसने अपनाया। तो ये इस प्रकार के तरीके। तंजौर के शासक की भी 1802 में मृत्यु हो गई थी। शासक तुलाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई। 2 दावेदार थे, एक भाई तथा एक दत्तक पुत्र। वेल्जली ने दत्तक पुत्र सरफरोजी को नवाब बनाया। सरफरोजी ने अनुरोध करके अपना शासन कंपनी को दे दिया था। 40,000 पाउंड की पेंशन पर चला गया। कुल मिलाकर ये इसके ही वेल्जली ने दबाव डालकर, आरोप लगाकर ये काम किया। यही काम कर्नाटक में भी हुआ। हालांकि ये पहले अंग्रेजों का मित्र बन गया था। फ्रांसीसियों के संघर्ष के समय में खूब साथ दिया। 1792 में कर्नाटक के नवाब तथा कंपनी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार नवाब ने प्रति वर्ष कंपनी को कुछ धन देना माना स्वीकार किया कि, और साथ में स्वीकार किया कि कोई संबंध नहीं बनाएगा। मैसूर के तीसरे युद्ध श्रीरंगपट्टनम से कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए, जिनसे इस बात की पुष्टि हुई कि टीपू की सहायता का प्रयास किया था। इस कारण वेल्जली ने कर्नाटक के मामले में हस्तक्षेप चाहा। 1801 में जब यहाँ के नवाब की मृत्यु हो गई
तो नवाब के पुत्र की बजाय भतीजे को नवाब बनाना चाहा। नवाब का भतीजा अजीमुद्दौला इसके लिए तैयार था। अलजेरी ने उसे धोखे से रखकर कर्नाटक का राज्य अंग्रेजी राज्य में ही मिला लिया, ना उसको दिया और मिला ही लिया उसको, जिसके साथ बातचीत चल रही थी उसने ये तर्क दिया कि कर्नाटक के नवाब अपना प्रशासन ठीक ढंग से ठीक नहीं चला सकते। तो ये इसके तर्क थे। इस तरीके से मतलब एक बड़ा क्षेत्र जो है मिला लिया गया। और अब मैंने अभी मैप की बात की थी, तो ये सारे क्षेत्र उस मैप में भी आप के आएंगे। तो मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो वेल्जली को आखिर में वापस बुला लिया गया था कंपनी संचालकों के द्वारा इसकी नीतियों के कारण से, क्योंकि उसकी युद्ध नीति से कंपनी बहुत दुखी थी। 7 वर्ष की अवधि में उसने भारत की सभी ऐसी शक्तियों को नियंत्रित कर लिया जिनमें अंग्रेजी राज्यों को कभी भी खतरा हो सकता था। कई उपलब्धियां थी उसकी। कूटनीतिक योजना पर दबाव व युद्ध की नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बड़ा क्षेत्र इसने हथियाया। अंग्रेजी राज्य की जो एक मजबूत नींव उसने रखी। तो इसके बारे में आप और जानकारी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम वेल्जली का और सहायक संधि का अध्याय समाप्त करते हैं। आपको कोई बात ना समझ में आई तो आप पूछें, व्हाट्सएप से वीडियो देखें, और कोई बात ना समझ आती तो ज़रूर पूछना ही चाहिए, और काम लगातार करते रहें। इससे अगली वीडियो में हम वीडियो संख्या आपकी जो 3 होगी उसमें पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी व लेफ्ट की नीति।